हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कक्षा 10वीं का विज्ञान अध्याय 6 तथा बायोलॉजी का लेसन 1 है, जिसका कि नाम है जैव प्रक्रम तथा इसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस भी बोलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जो कि आपका लेसन का नाम है, उसका परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सुन लीजिए कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इट मीन्स कि जितने भी हमारे शरीर में जो कुछ भी जैविक प्रक्रम हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हम सुरक्षित हैं या मेरा जीवन सुरक्षित है, ठीक, ये हमें बचाए रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। बट यहाँ पर एक आता है कि सभी प्रक्रम हैं, तो जैव प्रक्रम किसके लिए जो है, जो कि जीवित है, यह सजीव के लिए जैव प्रक्रम है। ठीक, सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, इनके लिए इन्हें हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए कि ये सजीव है या निर्जीव है, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड उपयोग करते हैं, किस क्राइटेरिया या किस बेसिस पर कहते हैं कि कोई भी जीव सजीव है या वह निर्जीव है। तो अगर सिंपली बोला जाए तो जिस वस्तु या ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, जीवन होगा, वो सजीव होंगे। ठीक, जैसे पेड़ पौधे हो गए, आदमी हो गए, गाय बैल बकरी, ये सारे क्या हो गए, सजीव हो गए। तथा निर्जीव जिसके अंदर जीवन मौजूद नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, निर्जीव। जैसे आपका क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा, किताब हो जाएंगे, ठीक, चेयर टेबल जो आसपास देख पा रहे हैं, पत्थर, ये सारे क्या होंगे, निर्जीव हो जाएंगे। ठीक, और बेसिकली आपको क्या पढ़ने हैं कि जैव प्रक्रम जो मेनली 4 टाइप है या बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपको पढ़ने मेनली है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओनली 4 ही के बारे में बहुत पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है। ठीक, जो पहला है वह है पोषण, दूसरा है श्वसन, और तीसरा वहन, और चौथा है उत्सर्जन। और ख़ास बात यह है कि ये चारों को 1 बाय 1 करके दोनों में पढ़ना है। दोनों मतलब कि प्लांट में तथा एनिमल्स में, जंतु और पादप दोनों में हम लोग पढ़ेंगे। अगर पोषण पढ़ेंगे तो पोषण पादप में कैसे होता है तथा जंतुओं में कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोषण। यहाँ पर देखिए कि पोषण किसे कहते हैं तथा इसे कितने प्रकार हैं। ठीक, पोषण यहाँ पर देखिए कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। इसका मतलब हुआ, इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, मतलब जो कुछ भी हम भोजन ग्रहण किए, ठीक, और भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होगा, पचेगा, पचने के बाद जो भी पोषक तत्व होंगे, ठीक, उसको हमारे शरीर के द्वारा विभिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा, जिसको जो कार्य करना होगा। ठीक, जैसे हड्डी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा चाहिए, उससे मिलता है। तो यहाँ पर पहला एक आता है कि पोषक तत्व किससे बोलते हैं, तब पोषक तत्व भोजन के जो कुछ भी तत्व हैं वही पोषक तत्व, जैसे कि जिसका आप नाम सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, वसा, ये सारे क्या है, पोषक तत्व हैं। तो यही पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, या आप कह सकते हैं कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है या किसे कहते हैं, यूँ इसके अंतर्गत कितने जीवधारी या कौन कौन से आते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार इसमें अंतर लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें तथा उदाहरण भी दें। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। तो देखिए स्वपोषी पोषण में क्या है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, स्वपोषी पोषण बोला जाता है। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट है विषमपोषी। विषम मतलब स्व कि जो प्रत्यक्ष या इस पर डिपेंड रहेंगे, स्वपोषी जीवों पर। ठीक, अपना ये कच्ची सामग्री से भोजन नहीं बना पाते, कुछ बने हुए चीज़ों से ही बनाते। जैसे में लिखा है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर है। ठीक, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग किस पर डिपेंड है, स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसका उदाहरण देखिए क्या है, विषमपोषी क्या, मानव हो गए चाहे अन्य जीव हो गए, जितना भी कुत्ता, ये सब सुने होंगे, बकरी, ये सारे क्या है, विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन स्वपोषी के अंतर्गत ओनली आपको
हर पौधों को तथा कुछ बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोला जाता है उनको भी रखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बोल सकते हैं नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन अलगी भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से भी ये इम्पोर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्वपोषी है कि स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करते हैं उनको हम लोग स्वपोषी पोषण वाले जीव को बोल सकते हैं या स्वपोषी जीव बोल सकते हैं। बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक, इसके नेसेसरी फैक्टर क्या हैं, ऐसी कच्ची सामग्री क्या है, इसके दौरान निम्नलिखित सी कौन सी घटनाएं घटती हैं, ये सारे चीज़ को बारीकी से हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड की। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक, प्रकाश संश्लेषण को ही बोला जाता है फोटो। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, या तो आ जाता है कि इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखे या समीकरण जिसको आप बोलते हैं। ठीक, और इसके कच्ची सामग्री क्या क्या है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी निम्नलिखित घटनाएं घटती हैं। तो ये तीनों आपके यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सुनिए कि प्रकाश संश्लेषण पहले किसको कहते हैं, किताबी भाषा के रूप में सुन लेते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को उचित रूप में परिवर्तित कर देता है। और ये पदार्थ क्या क्या है, बाहर से लिए जल है, सूर्य का प्रकाश है तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और उसी का एक केमिकल रिएक्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि दिया हुआ है क्या कर लेंगे और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया। ठीक, 6CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O और ऊपर एरो एक बनाकर इस पर क्या लिखा हुआ है, ऊपर में क्लोरोफिल, नीचे में सूर्य का प्रकाश या सनलाइट, और इससे जो पदार्थ बन रहा है। ठीक, हम लोग इसको जानेंगे। जो लिख रहा है C6H12, इसी को तो बोला जाता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज को ही जनरली बोला गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक आपको समझने योग्य बात है, जनरल जो आप सुनते आ रहे हैं कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, O2, ये ऑक्सीजन को उन लोग छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन को, समीकरण को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के कच्ची सामग्री क्या क्या है। ठीक, कच्ची सामग्री कहने का मतलब हुआ कि जैसे रॉ मटेरियल, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आपको चाय बनाना है, कोई भी आप में से कोई चाय, किसी को चाय बनाने आता होगा तो आप जानते हैं जो कुछ ना कुछ कच्चे पदार्थ या इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे कुछ भी बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ कच्ची सामग्री लेना होता है। जैसे चाय के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, ठीक, मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं और थोड़ा चीनी लेते हैं। ये सारे चीज़ से हम लोग चाय बनाते हैं। उसी प्रकार अगर हम प्रकाश संश्लेषण को, प्रक्रिया को पूरा करना है या कंप्लीट करना है तो उसके भी कुछ कच्ची सामग्री हैं, उनके बिना प्रकाश संश्लेषण अधूरा है, प्रकाश संश्लेषण पूरा नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं, इनको, इन तथ्यों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहला जो है लिखा हुआ सूर्य के प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा, सूर्य से मिल जाता है। क्लोरोफिल, अब बात है क्लोरोफिल किसको कहते हैं। तो क्लोरोफिल आप देखिए, ये जो पत्ती बनाते हैं, सपोज कीजिए कि ये हरा कलर का एक पत्ती हो गया, आप देख रहे होंगे। ठीक, तो ये जो पत्ती है ये हरा कलर का क्यों है, तो इसमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट या जिसको हिंदी में बोल सकते हैं कलर पाया जाता है, डाई, ये रंजक, ठीक, रंजक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल क्या है, तो पत्तियों में पाया जाने वाला एक रंजक जिसके वजह से पौधे के पत्ते क्या होते हैं, हरा कलर के होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और दूसरा कंडीशन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, जो कि स्थलीय पौधे हैं वो वायुमंडल से, वातावरण से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेंगे, और जो जलीय पौधे हैं वो जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। और तीसरा है, और चौथा है जल। ये जल के लिए भी कंडीशन है कि स्थलीय पौधे जो जड़ के माध्यम से क्या करते हैं, मिट्टी में जो कुछ भी जल है उसको अवशोषित करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जड़ में एक स्पेशल टाइप का ऊतक पाया जाता है या टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलेम। आपको याद रखना है। ठीक,
जाइलम। स्पेशल टाइप का टिश्यू है। जल और जाइलम ये दोनों का कंडीशन है कि जाइलम जो है वो जल को वहन करता है और फ्लेम जो है वो भोजन का वहन करता है। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित सी कौन सी घटनाएं घटती हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। तो इसलिए आपको इसको भी याद कर लेना है या स्क्रीनशॉट कर लेना है और अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझिएगा। पहला दिया हुआ है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित, यानी कि अगर सपोज कर लीजिए कि एक कोई पेड़ है, ठीक, जो आप प्रकाश संश्लेषण के फिगर देखे होंगे या बनाए होंगे, तो यहाँ पर सूर्य है, तो इसकी जो सन लाइट है इसको कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लिया। ठीक, क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लेता है। दूसरा कंडीशन है इसमें दिया हुआ कि प्रकाश ऊर्जा, ये जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तथा जल अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होते हैं। अभी जस्ट ऊपर देखे थे केमिकल रिएक्शन जो इसका था। और तीसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ठीक, जो हम लोग लिए थे एरो ऐसे मार लेते हैं, तो इधर वाला जो प्रोडक्ट था वो अभिकारक कहलाते हैं और एरो के हेड पे जो होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो अभिकारक में हम लोग जस्ट ऊपर लिए थे, क्या लिए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर था। ठीक, और जो बना क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ये सारे क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की निम्नलिखित घटनाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटते हैं। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे आपके, जो भी क्वेश्चन मन में आएंगे। ठीक, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपको क्लियर किया जाएगा, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, या इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप नंबर या एक नंबर मेंशन है, वहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेश्चन का आंसर या जो कुछ भी आपको पीडीएफ या नोट चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है, रंध्र या स्टोमाटा, कि रंध्र किसे कहते हैं, स्टोमाटा क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है कि रंध्र किसे कहते हैं तथा रंध्र के मुख्य कार्य लिखें। कभी कभी इसका फिगर मेंशन करने के लिए आता है कि ये क्या है। ठीक, तो फिगर भी आपको इसको देख लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट बायोलॉजी में फिगर यहीं से आते हैं, या तो जैव प्रक्रम से आएंगे या जंतुओं में जनन जो है कि जीव जनन कैसे करते हैं, उस अध्याय से आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको कम से कम फिगर ड्रॉ करने आना ही आना चाहिए, और जब भी फिगर आप ड्रॉ करेंगे पेंसिल का उपयोग करेंगे। ठीक है, अभी से आप आदत डाल लीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में वो नंबर कहीं से कटने की कोई आवश्यकता ही न पड़ जाए। आप अच्छे से तैयारी करें, अभी से सेटअप कर लें कि बस टारगेट आपका होना चाहिए बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि रंध्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक जो है, रंध्र किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं, या बोलचाल की भाषा में बोलिए आप कि पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, रंध्र कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों स्टोमाटा। समझ में आ रहा है। ठीक, अगर समझ में नहीं आए या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, अगर वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है रंध्र के, जो हम लोग समझेंगे। रंध्र का कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। मतलब कि जो स्टोमाटा है यही हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक, अभी क्या हम सुने कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये सारा कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, यही स्टोमाटा या रंध्र के द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है। और दूसरा है पॉइंट कि वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकला जाता है। ठीक, यानी कि वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया अब समझना है, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है। तो आप जल वाष्प के रूप में क्या होता है, पेड़ पौधों के पत्तियों से वाष्प बन के उड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को तो हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन। और देखिए ये जो फिगर है स्टोमाटा का है, क्या है, ये जो फिगर है ये स्टोमाटा का है। अगर आप चाहें तो कभी कभी आप ऐसा वाला फिगर बना सकते हैं, 2 बीन शेप स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे। ठीक, और इसमें छोटा छोटा गोला दिखा दीजिए जो कि क्लोरोप्लास्ट का काम करेंगे, और ऐसे ऐसा फिगर कर लेंगे। आपको अभी समझ जाना है फिगर कैसे बनाना है। ठीक, यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ प्रकार से ये होता है आपका स्टोमाटा या रंध्र होता है, और ये जो होते हैं ये कोशिका द्वार होते हैं। ठीक है, आपको और बीच बीच में
जो कुछ भी है सहायक कोशिका एक जो गोला गोला है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ कि स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या हुआ आपका खत्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड सेक्शन यानी कि पोषण का सेकेंड सेक्शन जो है कि विषम पोषी पोषण, जो कि आपको बताया गया था विषम पोषी पोषण, फिर से आपको रिकॉल कराते हैं। क्या था विषम पोषी पोषण? कि पोषण का वैसा प्रकार, मतलब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की पोषण का वैसा प्रकार जिसमें जीवधारी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो स्वपोषी पोषण पर ही क्या करते हैं, आश्रित होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार हैं। मुख्यतः 3 प्रकारों के बारे में आपको जानना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। तो प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। अब देखिए समझने वाली बात है कि जीव और संपूर्ण भोजन पदार्थ अंतर्ग्रहण ये सब वर्ड क्या है। तो आप जैसे हम लोग हैं क्या करते हैं, इसमें उदाहरण में क्या है, अमीबा मानव। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, भोजन को पूरी तरह से निगलते हैं अपने, जैसे अगर आप चावल ही खाते हैं तो बाहर से नहीं, अपने मुंह में ले जाते हैं, उसको पूरी तरह से पेट में जाता है, पाचन तंत्र जो भी हमारे हैं उसके अंदर जाता है और उससे जो कुछ भी पोषक तत्व हैं उसको हम लोग अवशोषित करते हैं। तो ऐसे वाले पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण बोलते हैं। दूसरा है मृतजीवी पोषण, जिसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। तो मृतजीवी मतलब मृत जीवों से जो अपना भोजन अवशोषित करते हैं। देखिए इसका नाम में ही छुपा हुआ है, मृतजीवी पोषण का मतलब जो मृत जीवों के शरीर से अवशोषण क्या करते हैं, भोजन या पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं, पेड़ पौधों के पत्तियाँ गिर गए से, ठीक, वहाँ पर सड़ गल गए तो वहाँ पर कुछ आप देखे होंगे क्या उगते हैं, फफूंदी, कवक, मशरूम जिसको बोलते हैं, या बोलचाल की भाषा में खुखड़ी भी बोलते हैं गांव के लोग में। ठीक, तो उससे क्या करते हैं, जहाँ पर सड़े गले चीज़ होंगे, गोबर होंगे, वहीं पर उगते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है परजीवी या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक, परजीवी मतलब कहने का अर्थ हुआ कि दूसरों पर जो आश्रित हैं पूरी तरह से, मतलब उसके शरीर पर या उसके शरीर के अंदर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परजीवी में अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनके बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जोंक, लीच जिसको बोलते हैं, अमरबेल या कसकाटा या कसबेवर भी बोलते हैं इसको, जू जो ढीला जो आप जानते हैं, जू जो रहते हैं आपके हेयर में और फीताकृति में, सारे क्या हैं, परजीवी पोषण के उदाहरण हैं। ठीक, लेकिन आपको ये जो 2 हैं इसका मुख्यतः मृतजीवी पोषण और परजीवी, ऐसा मुख्यतः क्या क्या आशा है कि एग्जाम के में आ सकता है, इसका उदाहरण आ सकता है या मुश्किल से परिभाषा आ सकता है। लेकिन जो ये बच रहा है प्राणी संपोषण, इसको डिटेल में पढ़ना है पूरी तरह से। अमीबा में अलग पढ़ना है, मानव में अलग पढ़ना है, और अमीबा वाला भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 5 नंबर का, और मानव वाला भी, और दोनों का फिगर ड्रॉ करने आपको आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, तो अमीबा में पोषण के देखिए क्या स्टेप दिए हुए हैं। पहले फिगर को बहुत अच्छे से देखिएगा, बारीकी से देखना है आपको, ताकि फिगर भी ड्रॉ करने में कोई आपको हौच-पौच ना हो। तो देखिए अमीबा में पोषण में क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो पहला स्टेप क्या दिया हुआ है कि अमीबा का फिगर सबसे आसान है। अमीबा का फिगर आपको बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगा, कठिनाई नहीं होंगे, आप केवल कुछ भी ऐसे फिगर बना दिए। ठीक, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना दीजिएगा, केंद्रक जिसको बोलते हैं, तो क्या हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं है। ठीक, उसका कोई एक फिक्स आकृति नहीं है कि ऐसा ही बनेगा, जैसे ही बनाए अमीबा बनेगा। ठीक है, तो अमीबा हो गया, एक केंद्रक हो गया। यहाँ पर देखिए क्या दिया, पहला अमीबा है और यहाँ पर इसके आसपास से खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो अमीबा के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। ये जो आसपास के जो ऐसा वाला देखिए, ये ऐसा जो पार्ट निकल रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, या सीडोपोडिया ही बोलते हैं। ठीक, फॉल्स फीड सीडोपोडिया के माध्यम से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो देखिए ये जो कूटपात थे या पदार्थ, ये जो निकला हुआ है उसके थ्रू क्या किया, अपने भोजन को अपने ओर क्या किया, घेर लिए। यहाँ पर लिखा हुआ अपने ओर घेर लेते हैं। दूसरा, खाद्य रिक्त क्या बनाते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पर फूड वैक्यूल बन गया, यहाँ पर रिक्त स्थान बन गया ना, और इसके अंदर भोजन जो खाद्य पदार्थ है वो चला गया। खाद्य रिक्तता में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन किया जाता है। कहाँ पे, ये खाद्य रिक्तिका जो फूड वैक्यूल है वहाँ पर इसको तोड़ दिया जाता है। और तोड़ने के बाद यही तो है हम लोग में कि अंतर्ग्रहण का मतलब वही हुआ, भोजन अंदर गया, उसका डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ,
यानी कि यहाँ पर पाचन का प्रक्रिया तीसरे स्टेप में कंप्लीट हो गया। और पाचन के बाद क्या होगा, अब होगा अवशोषण। अवशोषण कैसे होंगे, जो कुछ भी इसका क्या है कि ना तो इसका एक फिक्स है, ये भी याद रखिए कि ये एक कोशिक जीव है, अमीबा क्या है, एक कोशिक जीव है, और इसका एक फिक्स पॉइंट नहीं है कि इसके थ्रू मुंह है या एनस से। ठीक, बच्चा हुआ अपचय कोशिका की सतह की ओर गति करता है, यह पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यही तो है कि जितने भी प्राणी संपोषण वाले जीव हैं वो क्या करते हैं, भोजन को अपने अंदर अंतःग्रहण करते हैं, और जो कुछ भी आवश्यक पोषक तत्व है उसको अवशोषित करने के बाद वर्ज्य पदार्थ या वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। अगला है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है, पैरामीशियम है पक्षदाबिश के होता है सिलिया, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। इसमें देखिए अंतर क्या दिया हुआ है, क्या बताएं कि अमीबा में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है भोजन ग्रहण का, लेकिन इसमें एक विशिष्ट स्थान होता है। तो आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अब बढ़ते हैं मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज से इसको बारीकी से समझिएगा कैसे कैसे। तो सबसे पहले हमको समझना है कि मनुष्य में पोषण के निम्नलिखित स्टेप क्या क्या हैं। ठीक, कितने चरण हैं, तो पहला है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, और पांचवा जो है वही क्षेपण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, ठीक, ऑब्जर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 5 टर्म आपको याद रखना है। अब बात आता है अंतःग्रहण कहाँ से शुरू होता है, अंतःग्रहण, ठीक, या इंजेक्शन कहाँ से शुरू होता है, इसको हम समझेंगे। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि अंतःग्रहण जैसे कि आहार नाल, आहार नाल मतलब कहने का मतलब हुआ कि मुंह से लेकर एनस तक के फिगर, ठीक, गुदा तक का जो भी फिगर देखते होंगे आप, उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल है वो। ठीक, तो पहला आता है कि अंतःग्रहण के दौरान कौन कौन से अंग हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं अंतःग्रहण में। तो अपने हाथ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, भोजन अपने मुख तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर मुख में कौन कौन, देखिए यहाँ पर है क्या क्या है, दांत है, जीभ है और लार ग्रंथियाँ हैं, मुख में है। ठीक, तो दांत आकार क्या है, यहाँ पर देखिए सामने से लिखा हुआ है कि भोजन का चबाना, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित करता है। जीवा क्या करता है, जो आपके मुंह से लार सेक्रेट हुआ तो उसको उसमें पूरी तरह से मिला देता है। जैसे आप कभी कभी आसपास कहीं पर बिल्डिंग बनते हुए देखे हैं, तो बिल्डिंग में क्या होता है कि उसको बिल्डिंग जोड़ने के लिए क्या बना जाता है, सीमेंट और बालू को मिक्सअप किया जाता है। मिक्स कौन करता है, कुदाल। ठीक, तो वही जैसे ओम मिक्स करता है सीमेंट और बालू को एक साथ मिक्स करता है, उसी प्रकार जीवा क्या करता है, लार और भोजन को मिक्स करता है और उसको सेमी लिक्विड बनाता है। ठीक, पूरी तरह से, ताकि वो आसानी से हमारे ओसोफेगस या ग्रसिका के माध्यम से अमाशय तक भोजन जा सके। और लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं, वो लार ग्रंथियाँ से निकलने वाले रस, लाल रस या लाल रस कहते हैं, स्टार्ट लार एमाइलेज एंजाइम को माल्टोज शर्करा में क्या करते हैं, विखंडित करने का कार्य करते हैं। देन अब मुख से भोजन कहाँ पर गया, अब भोजन जाता है ग्रसिका, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका को ही क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। ये देखिए ये जो हो गया ये ग्रसिका है, ये ग्रसिका है, यहाँ से भोजन अब ग्रसिका में आ गया है। तो मुंह से अमाशय तक भोजन, ये तो मुंह हो गया मेरा और ये हो गया अमाशय, तो ये दोनों को कनेक्ट कौन करता है, यही ग्रसिका, ओसोफेगस के द्वारा ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसे लिखा हुआ है कि मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका कर्माकुंचन गति या पेरिस्टाल्टिक मोमेंट द्वारा ले जाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कर्माकुंचन गति किसे कहते हैं, तो एक विशेष प्रकार का गति है जो हमारे ग्रसिका में होता है। वो किसके दौरान होता है, जब भोजन हमारे मुंह से कहाँ पर, स्टमक या अमाशय तक जाता है। याद रहेगा, तो आप अभी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन अब भोजन कहाँ जाएगा, ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ पर जाएगा, अमाशय में आएगा। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को आपको एक बार ड्रॉ करने आना चाहिए। मानव पाचन तंत्र, याद रखिएगा क्या, मानव पाचन तंत्र। अब इसको समझते हैं। अब भोजन मुंह से कहाँ आया, ग्रसिका के माध्यम से अमाशय तक आ गया। अब अमाशय में 3 कार्य होते हैं, एक होता है HCl का सेक्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेक्रेशन श्लेष्मा होता है, और एक होता है पेप्सिन एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जठर ग्रंथि के बारे में भी हम जानेंगे, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए भोजन कहाँ पर आ गया, अमाशय में भोजन आ गया है। अब भोजन अमाशय में आया तो यहाँ पर देखिए अमाशय में जस्ट क्या बताया था, जठर ग्रंथि से क्या क्या होता है, पेप्सिन का सेक्रेशन होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और ये श्लेष्मा का भी सेक्रेशन होता है। अब तीनों का डिफरेंट कार्य है। ये कार्य क्या क्या है हम लोग समझेंगे। पहला कार्य दिया हुआ है कि पेप्सिन पाचन एंजाइम है और किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि प्रोटीन जब मदद करेगा, जब एक्टिव होगा कि जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेंगे, एसिड के माध्यम तैयार करके देंगे, तभी वो क्रियाशील होगा, अन्यथा वो अक्रियाशील रहेगा। जैसे आप रामायण देखे होंगे तो याद होगा कि जब क्या होता है कि जब हनुमान श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पार करना होता है तो उनके पास ताकत है, उनके पास एबिलिटी होता है, बट उनको याद नहीं होता है, ठीक, कि हम कैसे जाएंगे, उनको याद नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि जामंत जाकर उनको याद कराते हैं कि यू कैन डू इट और आप कर सकते हैं। तो लास्ट में क्या होते हैं कि एक जगह से मतलब वो श्रीलंका या लंका जाने के लिए वो रेडी होते हैं और अपने अंदर के शक्ति को पहचानते हैं। जस्ट लाइक क्या होता है कि पेप्सिन इनएक्टिव रहता है जब तक कि उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम तैयार करके ना दे, ठीक। तो वह एसिडिक मीडियम तैयार करता है और दूसरा क्या करता है कि जो कुछ भी हानिकारक जीवाणु हमारे भोजन के थ्रू शरीर में प्रवेश कर गए हैं उसको भी मारने का कार्य करता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे अमाशय में कौन सा एसिड स्रावित है, अम्ल स्रावित होता है तथा उसके निम्नलिखित 2 कार्य लिखें या 1-2 कार्य लिखने को आता है। तो आपको पहला कार्य क्या बताएं कि ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि भोजन में जो कुछ भी हानिकारक जीवाणु आए होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य भी करता है। कौन? HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप सोचिए कि इतना खतरनाक एसिड जो आपके स्टमक या अमाशय में स्रावित हो रहा है, तो क्या हमारे अमाशय का भीतर जलता नहीं है? अगर वही एसिड जो किसी के चेहरे पर फेंक दिया जाए तो वो जल जाता है, तो हमारा जो अमाशय हो क्यों नहीं जलता है? इतना खतरनाक एसिड के बावजूद क्यों नहीं जल रहा है? तो उसको प्रोटेक्ट करता है, अमाशय की भित्ति को प्रोटेक्ट कौन करता है? यही श्लेष्मा है। जो लिखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा प्रदान कौन करता है? श्लेष्मा ही तो इसको रक्षा प्रदान करता है। अब कंडीशन आता है कि अमाशय के बाद भोजन कहाँ पर जाएगा? क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत हम लोग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी आंत या क्षुद्रांत एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो देखिए, जो भोजन था एसिडिक भोजन था वो कहाँ पर आया? हमारे क्षुद्रांत में आता है। तो अगर एसिडिक भोजन क्षुद्रांत में आता है तो हमारा तो क्षुद्रांत जल जाएगा। कंडीशन तो आता है ना। तो इसको कौन बचाता है और क्या क्या कंडीशन है, अभी जस्ट हम लोग इसको पढ़ते हैं कि जैसे ही भोजन क्षुद्रांत में आया तो आतरस क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, ठीक। और जो वसा है फैट, वो क्या होता है? या तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होते हैं, या जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी बोल सकते हैं आप कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक। या जितने भी हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन साइट या पूर्णतः पाचन स्थल क्या है? क्षुद्रांत ही है। एक क्वेश्चन बहुत बार आया है 1 नंबर वाले में कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल किसे कहा जाता है? तो आपको याद करना है किसके? क्षुद्रांत या छोटी आंत को ही बोला जाता है। अब देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, यकृत तथा अग्नाशय पेनक्रियास से श्रावण प्राप्त करती है, ठीक। जो यकृत है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका छोटी आंत, थोड़ा फिगर में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये देखिए बड़ी आंत हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो छोटी आंत कॉइल शेप स्ट्रक्चर है, ये छोटी आंत है। तो यहाँ पर देखे होंगे आप कि ये यकृत रहता है और यहाँ पर एक पेनक्रियाज रहता है, पत्ती के समान स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आपका स्टमक रहता है और उसके थ्रू भोजन आता है। फिगर को समझेंगे तो पहले इसको पढ़ लीजिए। क्या है कि यकृत से क्या आता है? पित्तरस। यकृत से पित्तरस आता है, वो जो कि पित्त लवण होते हैं, ठीक। और क्या करता है? वसा को क्या करते हैं? देखिए, जो वसा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है तो इसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है, ठीक। लाइपेज क्या करता है कि वसा को वो मतलब फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। लेकिन उससे पहले जो पित्त लवण है वो क्या करते हैं? इसको इमल्सीकृत करते हैं। इमल्सीकृत कहने का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वसा को अगर पूछ दिया जाए इमल्सीकृत, इमल्सीकरण क्या है, यहाँ पर बायोलॉजी में क्या होगा, अगर बोला जाए कि वसा का इमल्सीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको सिंपली आप लिख सकते हैं कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वसा का इमल्सीकरण। और जैसे ही वसा इमल्सीकृत हो जाता है तो लाइपेज उसको तोड़ता है और ब्रेक डाउन कर देता है। किस में ब्रेक डाउन करता है? ग्लिसरॉल, या आप बोल सकते हैं
कि फैटी एसिड। अब दूसरा है, अभी क्या बताएं कि छोटी आंत जो है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, वो दोनों से सेक्रेशन प्राप्त करता है, यकृत से और अग्नाशय से। तो यकृत का तो कार्य हम समझ गए कि जो पित्त रस उसका क्या कार्य है, और दूसरा है अग्नाशय। अग्नाशय रस जो क्या करते हैं, एमिलोस इंजाइम, ट्रेप्सिन इंजाइम और लाइपेज नामक इंजाइम को सेक्रेट करते हैं। तो देखिए अभी जस्ट बताया गया था, प्रोटीन के पाचन में कौन मदद करता है, ट्रेप्सिन या पेप्सिन, वसा के लाइपेज और स्टार्च को एमिलेस, किस में ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज में, और वसा अम्ल में, और प्रोटीन पेंटोज में। ठीक है, देन अब एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिल्ली या भिलाई भी बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दिग्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी जस्ट इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है पहले समझिएगा, क्वेश्चन कैसे आता है। छोटी आंत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है दिग्रोम। ठीक, तो इसको हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, जैसे मैं क्वेश्चन आएगा कि दिग्रोम क्या है, ठीक, या दिग्रोम किसे कहते हैं, तथा इसके कार्य लिखें। या क्वेश्चन आपका एक इंटेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि दिग्रोम को अवशोषण के लिए कैसे अभिकल्पित या क्षुद्रांत को अवशोषण के लिए कैसे अभिकल्पित किया गया है, उसको एज्यूम कैसे किया गया है। तो जैसे कि अभी देखिए बताते हैं कि पहले दिग्रोम का आप समझिए, देन आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। क्या है कि दिग्रोम अंगुली के समान एक प्रवर्ध या बहुत सारे प्रवर्ध पाए जाते हैं हमारे क्षुद्रांत में, जिसे हम लोग दिग्रोम कहते हैं। और दिग्रोम का कार्य क्या बात आता है, तो दिग्रोम क्या करते हैं, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल यानी कि ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि ऑब्जर्वेशन का होगा, अवशोषण आसानी से हो पाता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन जो था कि अभी जस्ट क्या बताएं कि क्षुद्रांत को अवशोषण के लिए कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो अवशोषण में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, दिग्रोम निभाता है। तो दिग्रोम कहाँ पर उपस्थित है, क्षुद्रांत में। तो इसीलिए उसको अभिकल्पित किया जाता है, क्योंकि क्षुद्रांत के द्वारा ही अवशोषण आसानी से हो पाता है। अब देखिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, समय समय पर आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और ये मेरा दावा है कि आपका साइंस का पूरी तरह से पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। इस बार कम से कम 90+ आपका मार्क्स आना चाहिए। ठीक, और डेली क्यूज भी कराया जाएगा। और देन इसके बाद आपको डिफरेंट जो भी बुक बच रहे हैं, वो जो एसएसटी हो गया है, ठीक, हिंदी हो गए, मैथ, ये सारे का 1 बाय 1 करके वीडियो इसमें कंटेंट के थ्रू, अभी अच्छे कंटेंट के थ्रू डाला जाएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को भी जोड़ें जो आपके क्लासमेट होंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए अब अगला है कि क्षुद्रांत के बाद भोजन कहाँ पर जाता है। क्षुद्रांत मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन का अवशोषण कंप्लीट हुआ, तो जैसे ही यह भोजन आता है बृहदांत, यानी कि इसी को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो ऐसा संरचना भी जस्ट ऐसा वाला स्ट्रक्चर देखे थे, ऊपरी जो स्ट्रक्चर आता है, ठीक, यहाँ पर जहाँ पर ये वाला, ठीक, तो ये क्या है कि ये किसका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है वो बृहदांत का पार्ट है या लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये क्या करता है, ठीक, तो इसके बारे में ही फंक्शन को हम थोड़ा जानते हैं कि जल का अवशोषण वज्र पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो जल का अवशोषण भी हमारे कहाँ पर होता है, बृहदांत या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तथा जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है वो गुदा के थ्रू ही शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बच्चों आज इतना ही में कम से कम पोर्शन को ख़त्म कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कम से कम श्वसन और वहन को किया जाएगा, और लास्ट में आपका उत्सर्जन को कंप्लीट किया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ से आप जुड़ जाइए, या वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेकर व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसके साथ मिलेंगे, श्वसन और वहन के साथ। तो आप लोग रेडी रहिएगा, और इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर कम से कम इतना जो पढ़ें उसका आप क्या कीजिएगा, सोल्व कर लें कि क्या प्रॉब्लम है आपको, देख लीजिए कम से कम कितना आपको समझ में आया। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।